नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में अपनी साइकिल यात्रा की। साइकिल अखिलेश यादव का पिछले करीब 22-23 सालों से एक प्रिय हथियार रहा है चुनावों की रणनीति पर अपनी धार तेज करने का। वो जब 1999 2000 में जब राजनीति में आए थे तो 2001 में भी उन्होंने एक साइकिल यात्रा की थी। फिर वो 2000 उसी दौरान वो सांसद बने और इसके बाद वो लगातार सांसद 3 बार सांसद बने और फिर 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन चुनाव दर चुनाव साइकिल उनके प्रचार का एक प्रमुख हथियार रही। और अब साइकिल यात्रा वो क्यों करते हैं भाई? कोई स्कूटी पे यात्रा क्यों नहीं कर लेते, गाड़ी पे यात्रा क्यों नहीं कर लेते? तो मैं आपको बता दूं कि सीधी सी बात है कि साइकिल उनकी पार्टी का सिंबल है और इसी को एक तरीके से प्रचार का माध्यम बनाते हुए वो अपनी साइकिल पर चलते हैं। लखनऊ में एक वक्त कहा जाता है कि जो आपको लखनऊ शहर में बहुत सारी जगहों पर साइकिल ट्रैक्स नज़र आते हैं वो भी अखिलेश यादव के वक्त में बनाए गए थे या उनकी एक तरीके से चुनावी रणनीति का हिस्सा थे। और 2004 का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2012 का विधानसभा चुनाव हो, ये वो चुनाव हैं कम से कम जिनमें अखिलेश यादव की साइकिल यात्राओं के बाद जो नतीजे आए चुनावों के, उनमें समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। तो एक बार फिर 2024 से पहले जब अखिलेश यादव ने अपनी लखनऊ में अपनी ये साइकिल यात्रा की तो साफ तौर पर इसे 2024 के लिए उनका चुनावी बिगुल के तौर पर देखा गया। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये साइकिल यात्रा पिछले कई हफ्तों से चल रही है, पिछले 9-10 हफ्तों से चल रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ये लखनऊ पहुंची और यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस साइकिल यात्रा में शिरकत की, बल्कि उसकी अगुवाई की। और अब आधिकारिक तौर पर एक तरीके से समाजवादी पार्टी के चुनाव की प्रचार 2024 समाजवादी पार्टी के प्रचार की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हो गई है। हालांकि इस दौरान वो विधानसभा चुनावों में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस साइकिल यात्रा से पहले आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं पीडीए की बात करता हूं तो उसमें जो ए है वो आदिवासियों को भी रिप्रेजेंट करता है, वो अगड़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, उनकी नुमाइंदगी करता है, यानी इसमें सभी शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों से, चूंकि लखनऊ में भारत और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप मैच था रविवार को, तो पिछले 2-3 दिनों से वो लगातार इस मैच को लेकर अलग अलग ट्वीट कर रहे थे और उसमें बेसिकली उनकी पॉलिटिक्स ये थी कि भाई ये इकाना स्टेडियम हमने बनाया है। तो कल जब भारत जीता तो उन्होंने फिर एक ट्वीट किया कि इंडिया जीता है और इंडिया जीतेगा, यानी गठबंधन विपक्षी पार्टियों का। तो वो इंडिया की बात भी कर रहे हैं, पीडीए की बात भी कर रहे हैं। और अब तो वो पीडीए जिसमें पिछले तकरीबन 4-4.5 महीने से वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, P फॉर पिछड़ा, D फॉर दलित, A फॉर अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, उस A में उन्होंने अगड़ा और आदिवासी भी जोड़ दिया है। तो क्या अखिलेश यादव ये बहुत होशियारी से अपनी रणनीति बना रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं, या फिर वो कंफ्यूज हैं जैसा बहुत से लोग कहते हैं? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर पंकज कुमार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। साथ ही यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और उत्तर प्रदेश से कुमार अभिषेक जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। यूसुफ भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका कैमरा फिर से ऑफ हो गया है, बंद हो गया है, अगर आप अपना कैमरा, जी बिल्कुल, अब दिखाई दे रहा है आपका चेहरा हमें और दर्शकों को। तो मैं सबसे पहले पंकज जी के पास आना चाहता हूं। सर, ये कहावत कही जाती है कि आधी छोड़ सारी को ध्यावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो कहीं पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, अगड़े, आदिवासी, आधी आबादी यानी महिला, इंडिया गठबंधन, कहीं सारी के चक्कर में अखिलेश यादव अपनी आधी यानी अपना कोर वोटर भी तो नहीं गंवा देंगे? कैसे देखते हैं आप उनकी इस रणनीति को?
मुझे अगर स्मरण है, मैं पहले भी आपके चैनल पे आया था। अब समय जी। तो नहीं याद है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 महीने पहले की बात थी। और इसी तब इंडिया गठबंधन ताजा ताजा बना था। और उस समय ये बहस हो रही थी इस चैनल पे, या ये डिस्कशन हो रहा था कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कैसा करेगा, क्या नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी इसको कैसे लेगी। मैंने तब भी एक प्रश्न, बुनियादी प्रश्न उठाया था कि देखिए, 80 सीटें लाभ उत्तर प्रदेश में हैं, और ये सबसे बड़ा प्रदेश है लोकसभा सांसदों को भेजने की दृष्टि से। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम लोग अगर मिलके अखिलेश जी के खजाने में हाथ लगाएंगे, तो वो अखिलेश जी के या अखिलेश जी की पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। 80 सीटों में कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को, कितनी सीटें देंगे रालोद को, या कितनी सीटें देंगे कांग्रेस के अलाइड पार्टीज को। तो उस समय मैंने साफ साफ ये शंका जाहिर की थी कि मुझे नहीं लगता कि गठबंधन के भरोसे अखिलेश जी चलेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां तक प्रश्न है, समाजवादी पार्टी का एक पुष्ट जनाधार रहा है, और उस पुष्ट जनाधार के माध्यम से समाजवादी पार्टी एक बार्गेनिंग पोजीशन में रहती है। तो ये तो मैं नहीं मानता कि इंडिया गठबंधन चलेगा कि पीडीए चलेगा। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन के भरोसे, अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और बूथ लेवल मैनेजमेंट के भरोसे अगर आगे बढ़ती है, तो वो ज्यादा अच्छा करेगी, बल्कि किसी गठबंधन के भरोसे अगर वो रहती है तो। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात कि ये तो आजकल नया जुमला चल ही गया है सभी पॉलिटिकल पार्टीज में। लगता है कुछ लोगों ने मॉरिस डिवर्जर जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जिनके विचार हैं, उनको पढ़ लिया। कैच ऑल पार्टी, उधर तेजस्वी भी कहते हैं कि हमारी A to Z पार्टी है। तो कैच ऑल पार्टी, A to Z पार्टी, हर व्यक्ति क्लेम करता है, लेकिन ये सबको दिखता है या दिखाई देता है कि सॉरी, कि कैच ऑल पार्टी न भाजपा है न देश का कोई भी राष्ट्रीय दल है। सभी दलों के सेगमेंट में वोटर्स हैं। अब ये जरूर है कि जो भी, मैंने पहले ही कहा, जो भी बूथ लेवल वोटर, जो बूथ लेवल मैनेजमेंट जिसका तगड़ा रहता है आजकल के चुनाव में, वो उसकी मतलब उसके उसका पलड़ा भारी रहता है। मेरा मानना है तीसरी बात कि जो अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी का जो वर्तमान में जो उसकी स्थिति है, वो यहाँ नंबर 2 की पार्टी है। मुख्य विपक्षी नेता हमारे इनके समाजवादी पार्टी के हैं, स्वयं अखिलेश जी हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी है। अब जो लोग भी भाजपा के विरोधी हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित, जो भी, या अगड़ों में भी अगर जो विरोधी हैं, तो उनके लिए अगर कोई ठिया या ठौर या ठिकाना है, तो समाजवादी पार्टी है। और उनको समाजवादी पार्टी के पीछे ही गोलबंद होना पड़ेगा। और ये भी सही है कि इंडिया गठबंधन अगर मिलकर भी लड़ता है, तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी की बहुत ज्यादा सीटें कुर्बान नहीं कर सकते। जैसे वो विधानसभा में इसका स्वाद चख चुके हैं। विधानसभा में उन्होंने बसपा से समझौता किया, और सीधे सीधे उन्होंने इतनी सीटें दे दी लोकसभा चुनाव में, सॉरी, इतनी सीटें दे दी कि इनके घट के हो गए 5। तो और बसपा बल्कि 10 सीटें जीत गई लोकसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रेटेजी ठीक है, कंफ्यूज नहीं है। वेरी केयरफुली ही इज मैनेजिंग हिज पोल स्ट्रेटेजी। वो ठीक है, राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं वो। ओवर टू यू। जी जी जी, काफी आ, बात कही है प्रोफेसर पंकज कुमार ने। यूसुफ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, होशियारी है या कंफ्यूजन है? सब चीजें साथ लेकर चल रहे हैं, ये फोकस की कमी है या फिर चतुर राजनीति है? नहीं, पंकज जी ने, जो मैंने सुना पंकज जी को, उन्होंने एक बात तो बहुत अच्छी कही कि हर पार्टी ये क्लेम करती है भाई हम सबके लिए हैं या कैच फॉर ऑल है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो बात समाजवादी पार्टी के साथ भी लागू होती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो अखिलेश यादव ने ये नया एक टर्मिनोलॉजी फेंकी है, PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब उन्होंने अल्पसंख्यक की जगह उसे आदिवासी भी कर दिया है, अगड़ा भी कर दिया है। तो सवाल यह है कि इससे पहले तो उनका नारा MY हुआ करता था, मुस्लिम यादव। तो उसका क्या होगा? तो क्या मुसलमान वर्ड से उन्हें, शब्द से उन्हें एलर्जी हो गई है, या जो उनका बेस सपोर्ट वोट, छोड़िए, बेस वोट उनका रहा है अब तक, विधानसभा चुनाव तक रहा है। अब बात रही इनकी कि भाई वो एक दिन बात करते हैं भाई जीतेगा इंडिया, और दूसरी तरफ बात करते हैं भाई अपने PDA की। देखिए, दोनों के बीच वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ना तो बहुत ज्यादा होशियारी है और ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन वो ये, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन के बैनर तले वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो उसमें उनकी, उत्तर प्रदेश में उनकी भागीदारी कम नहीं होनी चाहिए, वो एक लीड रोल में रहना चाहिए।
वो ये पोस्टरिंग कर रहे हैं। बार बार ये बात आती है वो अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को। तो ये मेरे हाथ में ये कहना तो जाती है कि अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता के क्लेमेंट नहीं है, सत्ता के दावेदार नहीं है। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक उनकी प्रेजेंस है। उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी जब से बनी है, उत्तर प्रदेश से बाहर सिर्फ एक सीट उन्होंने जीती है, कर्नाटक में शिमोगा से। वो भी उस सूरत में जब कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे बी एस बंगारप्पा, बंगारप्पा ने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो शिमोगा से जीत कर आए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव कहीं नहीं जीती। हाँ, इक्का दुक्का विधायक वो जीतती रही, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, और महाराष्ट्र में भी विधायक जीते हैं। तो उनका क्लेम तो वो देंगे सीटें, और कांग्रेस उनके रहमोकरम पे चल रही, ये भी थोड़ा सा अतिवादी कहना होगा। हाँ, बात यह है कि भाई दावेदारी में कौन कितना बैठता है। और 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव के नतीजे बहुत हद तक ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन के बीच होगा तो वहां कौन कितने पानी में होगा और किसकी दावेदारी या किसकी बार्गेनिंग पावर कितनी ज्यादा होगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस अपने राजस्थान में कमबैक कर लेती है, मध्य प्रदेश में वो सत्ता में वापस कर लेती है और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बनाए रखती है, तो कांग्रेस का दावा ज्यादा मजबूत हो जाएगा और कांग्रेस के पक्ष में एक हवा दिखने लगेगी। फिर अखिलेश यादव की मजबूरी हो जाएगी कि वो कांग्रेस को साथ लेके चुनाव लड़े। जैसे कि पिछले कार्यक्रम में भी मैंने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में मुस्लिम समुदाय का जो रुझान हुआ है वो कांग्रेस की तरफ हो गया है। और ये एक बड़ा चेंज हुआ है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव सत्ता के प्रमुख दावेदार थे और ये लगने भी लगा था कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन बनाया है वो गठबंधन योगी सरकार को चुनाव में मजबूत टक्कर दे रहा है और टक्कर देता हुआ दिखा भी। और ये अलग बात है कि सत्ता के करीब वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस सूरत में प्रदेश के मुस्लिम वोटर ने भरपूर तरीके से अखिलेश यादव का साथ दिया था। और जो चुनावी विश्लेषण करने वाली संस्थाएं हैं, पर नजर रखती हैं, उनके मुताबिक यह था कि मुस्लिम समुदाय का जितना वोट पड़ा उसका अकेले 90% वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा और बाकी 10% वोट अलग अलग पार्टियों में पड़ा, बीजेपी को भी वोट पड़ा। तो वहां चूंकि सत्ता के दावेदार थे तो इसलिए मुसलमानों ने अखिलेश यादव को एक तरफा वोटिंग की, उनके हक में वोटिंग की। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव सत्ता के दावेदार नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, ना उनकी कोई बड़ी भूमिका है कि वो कोई बड़ी पोस्ट लेंगे। तो उस पोजीशन में मुस्लिम समुदाय का एक तरफा वोट अखिलेश यादव को पड़ेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। और पिछले चुनाव के नतीजों को भी अगर हम देखें तो बीएसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी लीड रोल में थी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो सिर्फ 5 सीटें जीत पाई, जबकि बगैर किसी गठबंधन के 2014 में भी समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी। तो उस गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा मायावती को हुआ, जो 2014 में 0 पर थी। उनकी पार्टी 2019 में 10 सीटों पर आ गई थी और शायद यही वजह थी कि बाद में इस गठबंधन में दरार ये आई कि भाई अखिलेश यादव ने सोचा कि भाई हमें तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं, उल्टे मायावती को इसका फायदा हो गया। तो शायद वो बाद में गठबंधन इसलिए आगे चल नहीं पाया। अभी भी कोशिश हो रही है कि मायावती को इस इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। कई नेता ये दावा करते हैं कि टॉप लेवल पे बातचीत चल रही है। वो बातचीत किसके बीच चल रही है, कौन इनिशिएट कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से कौन बात कर रहा है, बीएसपी की तरफ से कौन बात कर रहा है, इस बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये सिर्फ दावे हैं और दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। कांग्रेस में भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उत्तर प्रदेश के, उनके बड़े नेता भी दावा करते हैं भाई मायावती के साथ कोई सीनियर लेवल पे बातचीत चल रही है। लेकिन हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि कौन किससे बात कर रहा है। तो जहां तक बात रही अखिलेश यादव की कि एक दिन वो बात करते हैं भाई इंडिया जीतेगा और दूसरी तरफ बात करते हैं पीडीए जीतेगा, तो ये पीडीए जो उनका फॉर्मूला है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की नियत से उन्होंने दिया है। और जब वो एक बात करते हैं कि भाई पूरे जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी जातीय समीकरण जो है, पहले एमवाई की बात करते थे और लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव ने एमवाई यानी मुस्लिम और यादव गठबंधन की राजनीति की, बाकी और भी जातियां आती थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी के पास हर पिछड़ी जाति का एक कद्दावर नेता हुआ करता था जो मुलायम सिंह के साथ खड़े होते थे, तो उनका कद लगभग बराबर दिखता था। मसलन बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी जाति के थे, ब्राह्मणों में आप देखें जनेश्वर मिश्रा थे जिन्हें छोटे लोहिया कहकर पुकारते थे। मुसलमानों की हम बात करें तो आजम खान थे। अब आजम खान के नाम पे कितने मुसलमान वोट देते हैं एक अलग बात है, वो उसका चर्चा का विषय नहीं है।
लेकिन समाजवादी पार्टी के सेकुलर चेहरे को और सबको साथ लेके चलने की जो नीति थी और हर वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां दिखता था, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी का पिछड़े वर्गों में एक बड़ा वोट बेस था। अखिलेश यादव के साथ जो अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसमें वो चीज मिसिंग है कि जो अलग दूसरी बरादरियां है, जो दूसरी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों की, जो यादवों के अलावा जो और पिछड़ी जातियां हैं, कुर्मी है, उसमें कोई कद्दावर नेता उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है। अखिलेश यादव की पार्टी एक वन मैन शो की तरह हो गई है, इसलिए उन्हें ये मुहिम चलानी पड़ रही है। और वो बार बार जो अब एक के बारे में उन्होंने कह दिया कि भाई वो अगड़ा भी उसमें आता है, आदिवासी भी उसमें आता है और अल्पसंख्यक तो है ही। तो अल्पसंख्यक में उत्तर प्रदेश में मुसलमान के अलावा कौन सी दूसरी अल्पसंख्यक के वर्ग है जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है? भाई सिख बहुत कम है। मुस्लिम ही समझा जाए, उसको मुस्लिम ही समझा जाए। जब मुस्लिम समझा जाए तो पीडीए की जगह अखिलेश यादव से पीडीएम क्यों नहीं कहते हैं? एम वाई में एम मुसलमान था, वाई यादव मुसलमान यादव नहीं, वो तो मेरे ख्याल से एनडीए के साथ उन्होंने काफिया मिलाया है, एनडीए वर्सेस पीडीए। तो एनडीए के साथ काफिया मिला रहे, तो फिर उन्हें ये तय करना पड़ेगा कि एनडीए के मुकाबले वो इंडिया के साथ रहेंगे या अपना पीडीए अलग खड़ा करेंगे या तीसरे मोर्चे की राजनीति करेंगे। नहीं, लेकिन यूसुफ भाई एक बात ये भी है ना कि वो ये भी कहते हैं कि भाई इंडिया लड़ाई लड़ने का एक मोर्चा है, उस लड़ाई को जीतने का एक मंत्र है। इंडिया और पीडीए को लेकर एक सेग्रीगेशन शायद अखिलेश यादव के जहन में है, हम उसे कई बार भूल जाते हैं। इंडिया एक मोर्चा है, पीडीए एक फॉर्मूला है, एक मंत्र है। बिल्कुल सही आपकी है कि इंडिया एक मोर्चा है और पीडीए एक फॉर्मूला है, और तो इसी फॉर्मूले पे अखिलेश यादव बात करते रहे पहले से, और समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो इसी फॉर्मूले पर हुआ था। मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि उन्होंने एम की जगह ए कर दिया। सवाल ये है कि भाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में अल्पसंख्यकों में, माइनॉरिटीज में मुसलमान के अलावा कोई दूसरी अल्पसंख्यक के वर्ग जो है वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो किन्हीं 10, 12, 15 विधानसभा सीटों को मुतासिर कर सके। ना क्रिश्चियन इस पोजीशन में है, ना सिख इस पोजीशन में है, और ना यहाँ पर बौद्ध है। और रही बात आदिवासी की, तो उत्तर प्रदेश में तो आदिवासी है ही नहीं, मुश्किल से आधा % आदिवासी, एक सीट भी उनके, एक मेरे ख्याल में एक सीट शायद रिजर्व है, तो और एक पर्टिकुलर एरिया में संथाल आदिवासी जाति है तो उनके लिए है। तो कहाँ उसमें आदिवासियों को भी ला रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को ला रहे हैं? वो सीधे सीधे कहें कि भाई जिस कम्युनिटी, अखिलेश यादव पर ये लगातार आरोप लगता है कि जिन मुसलमानों ने 90% मुसलमानों ने अखिलेश यादव को विधानसभा के चुनाव में वोट दिया, उनके मसले पर अखिलेश यादव के होंठ सिले हुए हैं, उनकी जुबान बंद है उनका, वो नहीं बोलते हैं। और अब उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला देके साफ कर दिया कि साहब मुसलमान शब्द वो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, वो अल्पसंख्यक में लेना चाहते हैं। तो ये चेंज जो आया है, क्या ये बीजेपी का डर है कि अगर वो मुसलमान का नाम लेंगे तो उनका जो बाकी बाकी बुनियादी वोट माना जाता है या तो वो बीजेपी की तरफ भाग जाएगा? ये तमाम तरह के सवाल है, और इन तमाम तरह के सवालों से, चुनौतियों से अखिलेश यादव आज की तारीख में जूझ रहे हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि साहब लोकसभा चुनाव को देकर के उसमें क्या रणनीति हो, उसको लेकर के वो कंफ्यूज है। कई बार ऐसा लगता है कि साहब वो चालाकी दिखा रहे हैं, थोड़ा होशियारी दिखा रहे हैं, स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं ये भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आदमी कितना लेता है, रणनीति बनाता है, उस पर अमल करता है, वो उसके हाथ में है, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। याद कीजिए महाभारत, कृष्ण ने अर्जुन क्या कहा था कि अर्जुन तुम्हारे हाथ में सिर्फ युद्ध करना है, युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो आज वही अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में उनकी रणनीति है कि भाई हम ज्यादा सीटें जीते, पहले 5 जीती थी, अब वो घट के 3 रह गई हैं, तो अब हम डबल डिजिट में कैसे पहुंचे, इसकी रणनीति उन्हें बनानी है ताकि वो केंद्र की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, ज्यादा बेहतर, ज्यादा पावरफुल तरीके से बार्गेनिंग पावर में आ सके। इसकी कोशिश वो कर रहे हैं, इसलिए बार बार वो पीडीए पे जोर दे रहे हैं, ताकि अगर उनके पास एक व्यापक सपोर्ट बेस रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ये चर्चा चल रही है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा वोट कांग्रेस को करने जा रहा है, तो शायद उसे रोकने के लिए अखिलेश यादव ये पीडीए की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पिछड़ा भी है, हमारे पास दलित भी है, हमारे पास अल्पसंख्यक भी है, तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है। मोर्चे के अंदर मोर्चों की जो राजनीति जिसे हम कहते हैं, वो इसका एक मुझे लगता है कि ये उसकी एक मिसाल है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। कुमार, आप क्या आने से पहले, मैं आपसे बिल्कुल बुनियादी सवाल ले लेता हूं पंकज जी के पास जाने से पहले। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा शुरू करने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ अगड़े भी हैं, हमारे साथ आदिवासी भी हैं। तो अब जहां वो
पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, अब उसमें अगड़े भी शामिल हो गए हैं, आदिवासी भी शामिल हो गए हैं। तो अखिलेश यादव की ये एक स्मार्ट पॉलिटिक्स है या कंफ्यूज पॉलिटिक्स है, होशियारी है या वो भ्रमित हो चुके हैं? देखिए नीरज, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव सचमुच में इस मामले में थोड़ा कंफ्यूज है, जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि जब आपने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान, ये उन्होंने नाम दिया, बकायदा पोस्टरों पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान लिखे गए। लेकिन क्या सचमुच सीधे सीधे मुस्लिम नाम लेने से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, परहेज है? कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की एक स्थिति बनी हुई है। तभी आज अगड़े का भी सवाल ले आए, आदिवासी का भी सवाल ले आए। बिल्कुल सही बात कह रहे थे कि भाई अगर आप अल्पसंख्यक बात कह रहे हैं तो उसमें है कौन? न बुद्ध है, न जैन है, न सिख है, न क्रिश्चियन है। कितने हैं? बहुत मिला करके 1-2% होंगे, सब अगर आप जोड़ दें तो भी। तो इसलिए और कोर वोटर कौन है? कोर वोटर निश्चित तौर पर उनका सीधे सीधे कोर वोटर मुसलमान है, यादव है, और अब ओबीसी भी जातियों का एक बड़ा वोट और दलितों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। तो ऐसी स्थिति में मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव ने जो ये मंत्र, ये फॉर्मूला जिसकी आपने बात कही है, जो दिया है, उसमें सबको समेटने की इनकी एक कोशिश है। लेकिन जितना ये समेट रहे हैं, रायता उतना ही फैल सकता है। क्योंकि जब आप अपने इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, तो जो आपका कोर वोटर है वो आपसे सीधे सीधे चाहेगा कि आप उसके बारे में बात कहें, आप उसका नाम सीधे तौर पर लें। लेकिन स्थिति यह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़ी चुनौती के तौर पर मुंह बाए खड़ी है अखिलेश यादव के सामने, और वो उसी वोट बैंक पर लगातार दस्तक दे रही है जो अखिलेश यादव का अपना वोट बैंक है, जो कई दशकों से समाजवादी पार्टी। लेकिन इस बार थोड़ा सीरियस उस पर थ्रेट आया हुआ है। हालांकि मैं अभी ये इसलिए नहीं मानता क्योंकि अल्टीमेटली वोटिंग के समय कांग्रेस की स्थिति क्या रहती है, कितनी मजबूत होती है कांग्रेस पार्टी, क्या सारे मुसलमान यूं ही उठा करके एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट कर देंगे, ये सब चीजें तो अभी इसको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के लगातार बढ़ते प्रभाव से, खासकर मुसलमानों में बढ़ते प्रभाव से, कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है, और उनको आने वाले वक्त में कोई ना कोई लाइन बड़ा क्लियर तौर पर लेना पड़ेगा। पीडीए पिछड़ा दलित तो आप बहुत क्लियरली कह रहे हैं, लेकिन ए में सबको समेट दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसे लेकर के बहुत क्लैरिटी लानी पड़ेगी। नीरज, बिल्कुल। दरअसल हम इतनी देर से जो बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव, क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो होशियार हैं या भ्रमित हैं, मैं आपको अखिलेश यादव के 2 बयान सुनवाता हूं और उसके बाद फिर दोबारा प्रोफेसर पंकज के पास आएंगे। सुनिए। हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आधे आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख। अरे भाई, खेल से भाई आप ये बताओ, खेल से कहाँ पहुंच रहे हो? खेल को खेल ही तक रहने दो। और हम आप खुशी ज्यादा मनाएंगे जब इंडिया जीतेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया जीतेगा और इंडिया फिर जीतेगा बाद में। देखो, मैच देख करके तो ये लगता है कि कई लोग ऐसा खेल खेलते हैं जो खेलना ही नहीं जानते हैं। कम से कम वो खेल न खेलें। इंडिया जीतेगा आप कह रहे हैं, तो 2024 वाला इंडिया भी की बात भी कर। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया ही जीतेगा। हो चूंकि ये बयान अखिलेश यादव का हम अभी जिस पर चर्चा कर रहे थे, उनके पीडीए इंडिया वर्सेस पीडीए के डेविएशन को लेकर, या डेविएशन है या स्ट्रेटजी है, तो अपने दर्शकों को उनका वो बयान सब सुना रहे थे। 2 बयान कि एक बयान में वो ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतेगा, दूसरे बयान में वो जो हम बात कर रहे थे कि पीडीए में वो ए का मतलब आदिवासी, ए का मतलब आधी आबादी, ए का मतलब अगड़े, ये बातें जो कह रहे हैं, तो ये हम अपने दर्शकों को बता रहे थे।
चूंकि चर्चा बड़ी रोचक मोड़ पर है सर, और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि पिछले अगर अखिलेश यादव के तमाम बयान हम लोग देखें या उनकी रणनीतियों को देखें तो इंडिया अलायंस के साथ आने के बावजूद उनका पूरा जोर पीडीए पर हुआ करता था, और इंडिया और पीडीए का नाम वो एक साथ लिया करते थे, जिसमें वो बहुत क्लियर कहते थे कि ए का मतलब अल्पसंख्यक है। अब जैसा यूसुफ साहब कह रहे हैं कि एक अल्पसंख्यक वोटर्स के बीच में एक माहौल है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ इनके वाद विवाद हम लोगों ने एकदम देखे, पब्लिक हो गए इनके झगड़े, भले बाद में वो लोग समझौता किए। ऐसी चर्चा है कि बसपा के साथ भी फ्रंट खुला हुआ है, तो क्या ये बदली हुई परिस्थितियों में दिया गया बयान है? अखिलेश के दिमाग में ये भी चल रहा है कि 24 का चुनाव अगर अकेले लड़ना पड़ गया तो अगड़ों को छोड़कर, आधी आबादी को छोड़कर, आदिवासियों को छोड़कर कैसे लड़ूंगा, इसलिए वो ये स्ट्रेटजी कर रहे हैं। मैं बहुत देर से सुन रहा था आप सब लोगों की बात। मेरा मानना है कि इलेक्शन में जो है तरह तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। अगर तरह तरह की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई जाती तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर नहीं घूमते गुजरात में, ठीक है। राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं कहा जाता। सबको पता है कि राहुल गांधी के पिता पारसी थे, कहाँ से वो जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की एक खूबसूरती कहिए, खामी कहिए, या उसके जो न्यूएंसेज है, डायनेमिक्स है, उसको कहिए कि चुनाव जीतने के लिए हर करतब करना पड़ता है। नीतीश जी के शब्दों में टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है। तो ये सब चुनावी राजनीति के मसलों को छोड़ दीजिए, कुछ सीरियस नोट पे हम लोग बात करें। सीरियस नोट ये है कि हर व्यक्ति आज की तारीख में जैसे जिस तरह से सेगमेंट्स में वोटर बट गया, अब आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं है, विचारधारा अब गौण हो गई है। मैंने देखा कई एक इलेक्शन से मैं देख रहा हूँ, 77 से मेरा पॉलिटिकल बैप्टिज्मा हुआ, 1977 के इलेक्शन से, तब से लेकर और 2022 तक इलेक्शन में हमने देखा है। बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आइडियोलॉजी का रोल धीरे 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 सेकेंडरी होता गया। अब आइडियोलॉजी नहीं, हर जात को साधने की कोशिश हो रही है। और इसमें तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि अल्पसंख्यक क्यों कहा, मुसलमान क्यों नहीं कहा। मेरे ख्याल से अल्पसंख्यक से मतलब उनका सिर्फ मुसलमान से ही है, समाजवादी पार्टी का, क्योंकि आज तक इसी बात के लिए उनकी आलोचना भी होती है। मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था मुलायम सिंह यादव जी को। तो ऐसे में ये कहना कि अल्पसंख्यक कह के वो साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जिसको कहते हैं ना कि एक बचाव की राजनीति के माध्यम से वो चल रहे हैं। और अभी जैसे लोगों ने कहा, यूसुफ भाई साहब ने कहा, यूसुफ जी ने कहा कि मुसलमान पूरी तरह से कांग्रेस में चला गया है। देखिए, मुसलमान कांग्रेस का कोर वोटर है, पुराना वोटर है, नेचुरल वोटर है। कांग्रेस ने जीवन भर ब्राह्मण, दलित और मुसलमान की राजनीति करके अपने वो बनाया, सरकारें बनाई। लेकिन दलित अलग छिटक गया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बिहार में दोनों में अगर आप देखिए, मुसलमान अलग छिटक गया और ब्राह्मण भी उससे छिटक गए। तो आज की तारीख में कांग्रेस के पास कोई सॉलिड वोट बैंक नहीं है। तो ऐसे में और मुस्लिम्स जो हैं वो हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। अगर आप उनके चुनावी राजनीति को देखिए, कभी किसी पॉलिटिकल टैक्टिकल वोटिंग होती है, जहां पर मेन जो भी भाजपा को हराने की स्थिति में होता है वो उस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, मजबूती से खड़े होते हैं। यहाँ पर यही फायदा, यही लाभ हमारी इनके अखिलेश जी की पार्टी को है, समाजवादी पार्टी को है, कि चूंकि यही मुख्य विपक्षी दल है, यही भाजपा के साथ बूथ पर लड़ती है, लड़ेगी। तो ऐसे में मुसलमान जो है वो अपना वोट बराबर बर्बाद नहीं करना चाहता, और वो सब मतलब चाहे आलोचना भी करेगा समाजवादी पार्टी की। मैं 14 से देख रहा हूँ, 14 से कहीं ना कहीं डिविडलिंग जो है मुस्लिम पॉलिटिक्स में आई है उत्तर प्रदेश में। और लेकिन आलोचना करने के बाद ही अंत में मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होता है, और सिर्फ इसलिए खड़ा होता है कि उसको भाजपा को हराना है। आज कांग्रेस के पास अगर ब्राह्मण लौट जाए, दलित लौट जाए, तो मुसलमान को जाने में 2 मिनट समय नहीं लगेगा, 2 सेकंड समय नहीं लगेगा, और मुसलमान खड़ा हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन ये देखते हुए कि उसके पास कोई कोर वोटर नहीं है, कोई ऐसा जबरदस्त वोट बैंक आज की तारीख में कांग्रेस के पास नहीं है। 5 से 12% का वोट बैंक उनका बचा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कांग्रेस में मुसलमान अपना वोट देके भाजपा की जीत पक्की करेगा या वो भाजपा को हराने की स्ट्रेटेजी करेगा, इस पे विचार करना चाहिए। रही बात, हर पॉलिटिकल पार्टी सोचती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको एक टर्म है दैट इज कॉल्ड
ए टू जेड पार्टी या कैच ऑल पार्टी, एक होती है कैच नन पार्टी, जिसको सिर्फ एक किसी सेगमेंट से जरूर मतलब होता है, बाकी उसको किसी से मतलब नहीं होता, तो उसको हम कैच नन पार्टी कहते हैं, जिनको किसी दूसरे वोटर की चिंता नहीं होती। तो वो छोटे मोटे दल होते हैं, लेकिन जो भी दल एक व्यापकता से एक एक इलेक्टोरल कैनवस पे आना चाहता है, तो हमेशा ये प्रयास करता है कि उसके साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े, जातियां जुड़े और समाज जुड़े। तो ऐसे में अगर इनका कोई प्रयास है, आधी आबादी भी कह रहे हैं, अगड़े भी कह रहे हैं, आदिवासी भी कह रहे हैं, अल्पसंख्यक भी कह रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती मुझे। ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ना होती तो आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी धान के खेत में धान कटाई कर रहे होते हैं। ये सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। मतलब ये आप खुद सोचिए कि मंदिर वहां सॉफ्ट हिंदुत्व का लिया कांग्रेस ने, गुजरात में टोटली सॉफ्ट हिंदुत्व का उनका प्लान था, और जगह जगह उन्होंने मंदिर में शंख फूंकना शुरू किया, घंटी बजाना शुरू किया, धोती पहन के मंदिर में जाना शुरू किया। तो वो क्या था, वो क्या बताता, क्यों नहीं मुसलमान नाराज हुआ उनसे कि ये तो मंदिर मंदिर जा रहे हैं? बेसिक बात यह है कि जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा, मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। अगर भाजपा को हराने की स्थिति में कांग्रेस आ जाएगी, तो निश्चित रूप से मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा, और खड़ा हो भी रहा होगा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां समाजवादी पार्टी का कोई वोट नहीं है विशेष, वहां मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा। क्यों जाएगा समाजवादी पार्टी के साथ? मेरा बस इतना ही कहना है। जी पंकज सर, महत्वपूर्ण बात है। एक सप्लीमेंट्री सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा। जो आपने मुस्लिम वोटों के बारे में कहा सर, एक चूंकि अभी सारी चीज़ें इफ और बट में बात की जा रही है कि चुनावी संभावनाएं, अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ऐसी चुनावी संभावना बनती है कि अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं होते और मायावती पार्ट होती हैं, तब मुसलमान किधर का रुख करेगा? फिर ये तो अगर मगर वाली बात है कि मायावती पार्ट हो जाती है, तो अगर इंडिया अलायंस में मायावती चली गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक आसान विकल्प होगा उसमें जाना, क्योंकि दलित वोट अगर उधर, क्योंकि लेकिन एक बात फिर जान लीजिए, मायावती के पास जो वोट ट्रांसफरेबिलिटी की पावर थी वो अब नहीं रही। अकेली पार्टी बसपा थी जो हाथी के नाम पे जिसको चाहती थी उसको वोट गिरवा, उसके पास अपना वोट ट्रांसफर करा देती थी। हम लोग कहते थे कि सिंगल पार्टी है विच हैज द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग इट देयर वोट बैंक, और इसीलिए बसपा के साथ जो समझौता करता था वो फायदे में रहता था, भले ही बसपा फायदे में रहती थी या नहीं रहती थी। और अगर बसपा जो है वो इंडिया अलायंस में जाती है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए विकल्प चुनना आसान हो जाएगा, ये मेरा मानना है। जी पंकज सर ने अपने बहुत लंबे राजनीतिक मतलब शास्त्र के अध्ययन से जो बातें कही बहुत महत्वपूर्ण है वो बातें। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अखिलेश यादव को क्या पुराने जो चुनावी डेटा CSDS वगैरह के आते हैं वोटिंग पैटर्न के, क्या वो अखिलेश यादव ध्यान नहीं देते हैं? जब हम ये बात कहते हैं कि मुस्लिम एक मुश्त अखिलेश यादव के पीछे 2022 में खड़े रहे, तब हमको ये बात भी कह देनी चाहिए उसके साथ कि राजपूत और ब्राह्मण उससे कहीं ज़्यादा एक मुश्त भाजपा की तरफ खड़े रहे। मतलब अगर मुस्लिम 84% खड़े रहे होंगे तो राजपूत और ब्राह्मण करीब 90% भाजपा को वोट किए हैं। ये चुनावी एजेंसीज के जो सर्वे करते हैं उनके आंकड़े हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो अखिलेश यादव सर ने कहा, पंकज सर ने, कि मायावती, जब चूंकि मायावती का जिक्र आ गया है कि मायावती के पास अब वो वोट ट्रांसफर कराने की पावर नहीं बची, तो क्या अखिलेश यादव के पास जी उतने पहले थी एक मुश्त वोट बैंक पे, हाँ उतनी नहीं रही जी, उतनी ताकत नहीं रही जो मायावती के पास रही है। वो जाहिर तौर पर राजनीति करती थी, सरोजन तक आई, उसके बाद 13% वोट शेयर उनका रहा 2022 के चुनाव में। लेकिन क्या ये ताकत अखिलेश यादव के पास उतनी है जितनी सपा के पास हुआ करती थी, या डिग्रेड हुई है? एक आंकड़ा दे देता हूं कि 2019 का लोकसभा जब चुनाव हुआ तो 27% करीब यादव वोटर्स जो थे वो बीजेपी के खाते में वोट कराए, जबकि कहा जाता है कि MY समीकरण अखिलेश यादव के पक्ष में है। तो क्या आपको लगता है कि सपा भी वोट ट्रांसफर कराने की ताकत रखती है दूसरे दलों को, या इसके अलायंस में रहने से इंडिया अलायंस को इस बात का खतरा है कि जो यादव पार्टी का टैग लगा है अखिलेश यादव पर, उसकी वजह से अगड़ों के वोट छिटक जाएंगे? तो सवाल आपने पूछा है कि समाजवादी पार्टी के पास ट्रांसफरेबल, तो देखिए बीएसपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी उतना ज्यादा ट्रांसफरेबल नहीं रही कभी भी। ये पावर सिर्फ बीएसपी के पास थी कि वो अपना वोट जिसको चाहते थे उसको दे दे। काशीराम जिथर कहते थे भाई इसको वोट देना, इनको दिया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2009 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे थे और वहां बीएसपी के हाजी दिलशाद चुनाव लड़ रहे थे, और उनका कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी स्पेशल उनके लिए
मीटिंग करने गए थे और उसी दिन जेपी अग्रवाल ने दिलशाद को बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल कर लिया, टीवी पे लाइव दिखाया गया। इसके बावजूद जबकि बीएसपी का कैंडिडेट चुनाव मैदान से बाहर हो चुका था, वो कांग्रेस में शामिल हो चुका था, उस सीट पर 45,000 वोट बीएसपी को मिले। तो ये बीएसपी की ताकत थी कि बगैर किसी कैंडिडेट के उसके वोटर ने उसको वोट दिया। ये जलवा किसी और पार्टी के साथ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा कोई पहले रिकॉर्ड नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कराया हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। बात जो आपने कही के साथ, जब ये बात कही जाती है कि 90% मुसलमान बीएसपी के समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में खड़ा था, और लेकिन ये बात नहीं कही जाती कि साहब राजपूत बीजेपी के साथ खड़ा था। तो देखिए, विधानसभा चुनाव में तो योगी जी ने पहले ही 80-20 में चुनाव को बांट दिया था, और बीजेपी की ताकत, आरएसएस और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि उन्होंने हिंदुत्व के नाम पे बाकी सभी पार्टियों के वोटरों में सेंध लगाई। सिर्फ एक मुस्लिम वोटर था जो समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। लेकिन जिस तरह की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, आरएलडी करती है या आरजेडी करती है, जिस जाति के पार्टी अध्यक्ष होगा उस जाति के वोट को कहते थे हमारा ये बेस वोट है, और उसके साथ जो अलाइन उनके करती है पार्टी उसे बोलते हैं सपोर्ट वोट है। तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट यादव वोट है, रहा है शुरू से 92 से, जब से समाजवादी पार्टी वजूद में आई है, और सपोर्ट वेट रहा उसका मुसलमान, क्योंकि वो मुस्लिम हितों की बात करते रहते थे। प्रेम जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, तो मुलायम सिंह कहलवाते थे ताकि मुसलमान उनके ऊपर भरोसा करें और वो इंटेक्ट उनके साथ रहे, तो उसका उन्हें फायदा होता था पॉलिटिकल तरीके से। तो लेकिन बीजेपी ने जो कैंपेन चलाया, कमंडल की राजनीति जब मंडल पर हावी हुई, तो अखिलेश यादव का बेस वोट जो था वो बीजेपी की तरफ चला गया। यही वजह थी कि साहब पिछले चुनाव में उन्हें सिर्फ 27% यादव वोट मिले। इसी तरह से मायावती का जो बेस वोट था दलित, उसके अंदर सेनवारी की, तो वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया। यानी दलितों का भगवाकरण हुआ और पिछड़ों का भगवाकरण हुआ। उसी भगवाकरण के प्रभाव को कम करने के लिए अखिलेश यादव आज पीडीए का फॉर्मूला लेकर के आए हैं। तो जो मुसलमान चूंकि बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकता, और मायावती इररिलेवेंट थी विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस तो जमाने से इररिलेवेंट है, तो इसलिए मुसलमानों ने बीएसपी का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन उसके अखिलेश यादव का क्या हुआ कि उनका अपना वोट भाग गया। तो यहां से मुसलमानों में एक थिंकिंग शुरू हुई कि जब इनका अपना वोट भाग रहा है तो हमारी क्या मजबूरी के साथ इनके साथ खड़े रहे। तो उसकी वजह से मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में ये थिंकिंग शुरू हुई कि भाई लोकसभा चुनाव में चूंकि अखिलेश यादव का कोई बहुत बड़ा क्लेम नहीं होगा, तो इसलिए जहां तक हो सकता है कि देश भर में अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रही पार्टी अकेली कांग्रेस पार्टी है। देश में 200 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता है। उनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी जीत रही है पिछले 2 चुनाव में, 14 में और 19 में। उससे पहले 2009 में 19 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीती थी, तब उसकी 206 सीटें आई थी 2009 के चुनाव में। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी के तहत वहां पर कांग्रेस को मजबूत कमजोर किया, वो आया। तो अब जो बात ये हो रही है, जो रीअलाइनमेंट ऑफ द फोर्सेस हो रहा है, अखिलेश यादव जो फॉर्मूला लेकर के आए हैं, जिताओ फॉर्मूला, तो वो ये है कि भाई उनकी पार्टी का जो बेस वोट है उसके साथ अदर पिछड़ा वर्ग अगर मिल जाता है तो ये उसे मजबूती देगा और चुनाव में वो टिका रहेगा। कम से कम उसकी जो पिछले चुनाव में जीती हुई संख्या थी 5, उस 5 को वो 2 गुना करे तो 10 हो जाए, 3 गुना करे तो 15 हो जाए। उनकी कोशिश पूरी ये है, इसलिए वो ये भरोसा चाहते हैं कि भाई अगर हम एनडीए के साथ रहेंगे तो जहां हमारे उम्मीदवार होंगे वहां हमारे उम्मीदवारों को भी मुसलमानों का भरपूर वोट मिलेगा। क्योंकि अखिलेश यादव को उन्हीं की पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने ये बात बताई है कि मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, इसलिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन रहेगा तो हमें जीतने में आसानी होगी, अपनी संख्या पहले के मुकाबले 2 गुनी या 3 करने में आसानी होगी। तो ये इस तरह से उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वो इस तरह से बदल रही है। जी कुमार अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल डायनेमिक्स आपने बताया कि किस तरीके से बदल रही है, खासकर मुस्लिमों के अगर के बारे में बात की जाए तो पिछले जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हम देखें, मतलब अखिलेश यादव कोalition के मामले में अपर हैंड पर नहीं नजर आ रहे हैं। उनकी बहुत निजी चाह थी कि मध्य प्रदेश में कोalition कांग्रेस के साथ हो जाए, उन्होंने पब्लिकली एंगर भी उसका जाहिर किया, लेकिन अल्टीमेटली उनके सुर बदले। उनको कहना पड़ा कि कांग्रेस के बड़े नेता ने मुझसे संपर्क किया और उनकी बात तो माननी पड़ेगी, मतलब इस विवाद को ख़त्म करते हैं मोड में अखिलेश यादव आ गए। जाहिर तौर पर उनका इस तरह का फ्लेक्सिबल अप्रोच पुराने अखिलेश यादव में नहीं दिखता था। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि
सपा बसपा मोदी राज के आने से पहले 30% वोट के हिसाब से यूपी में सरकार बना लिया करती थी। अखिलेश यादव पिछले 2022 के चुनाव में अपने वोट शेयर को 37% तक लेके चले गए अपने गठबंधन को। और अगर इसको दूसरे भाषा में कोड करें, मतलब दूसरे नज़रिए से इस आंकड़े को देखें, तो अखिलेश यादव जिन सीटों पर लड़े उन सीटों पर उनको करीब 37% वोट मिला अकेले समाजवादी पार्टी को। लेकिन जब इस वोट का विभाजन जब हम करते हैं तो इस वोट में अगड़े वोट बिल्कुल नहीं दिखते हैं। अगड़ा वोट पूरा का पूरा बीजेपी के साथ में है। महिला वोटर्स की बात हम करते हैं तो सीएसडीएस ने फिर एक स्टडी की जिसमें कहा कि लाभार्थी फैक्टर जो है, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उज्ज्वला स्कीम है, शौचालय जो दे रही है, खाते में पैसा दे रही है, उससे महिला वोटर्स का भी करीब 16 पॉइंट का फर्क है सपा और बीजेपी के बीच में। बीजेपी 16% से आगे है। तो जब ये सब कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, इसके बावजूद जब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं तो क्या उनके दिमाग में ये चल रहा है क्या कि कहीं उनको 24 के चुनाव अकेले न लड़ना पड़े? और आपके पास अंदर की खबर क्या है, बसपा के लिए क्या फ्रंट खुला हुआ है इंडिया अलायंस में? बीएसपी पे ही आते हैं। देखिए, बीएसपी के लिए तो फ्रंट, मुझे लगता है कि बीएसपी को अपने तरफ से ये कहना है कि वो कहाँ जाना चाहती है, क्योंकि सभी दलों के दरवाजे उसके लिए तो खुले हैं, चाहे जो हो। ये मायावती का अपना एक स्टैंड है कि वो कब इस गठबंधन जाती हैं या नहीं जाती हैं, वो अकेले लड़ती हैं, वो इस इंडिया गठबंधन में आती हैं या किसी एक दल के साथ अलायंस में आती हैं, वो कांग्रेस है या सपा है। मुझे लगता है ये सब कुछ मायावती को तय करना है। ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के मायावती ने बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई, ना ही उनकी तरफ से इसे लेकर के कभी कोई ऐसा बयान आया जो ये इशारा करता हो कि बस अब चुनाव खत्म होंगे 4 राज्यों के और वो आ जाएंगी। वो बिल्कुल नाप तोल करके ही मायावती कोई भी फैसला लेंगी। बेशक उनके पास वोट शेयर कम है, बेशक वो अकेले लड़ेंगी तो बिल्कुल उनके पास शायद ही कोई जीतने को सीटें बचे, लेकिन उनके वोट परसेंटेज के साथ वो इस स्थिति में जरूर हैं कि वो बटखरे में जिधर जाएंगी वही भारी होगा, ये उनको मालूम है। और ये भी मालूम है कि उनकी जो अपनी बार्गेनिंग पावर है कि वो किसके साथ जाएंगी तो ज्यादा बेहतर बार्गेनिंग हो सकता है, ये भी उन्हें मालूम है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें तो इंतजार करना पड़ेगा इन 5 राज्यों के चुनाव, और खासकर 15 जनवरी तक जब मायावती का जन्मदिन होगा। और उस दिन मुझे लगता है कि बहुत कुछ मायावती की तरफ से रोड मैप साफ हो जाएगा कि आखिर वो किस तरफ जाएंगी। लेकिन जहां तक आपने अखिलेश यादव की बात की, देखिए सबसे आसन्न खतरा अगर किसी पर मंडरा रहा है तो वो अखिलेश यादव पर। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी अलग लड़ने का ऐलान कर दे, अगर कांग्रेस और बसपा एक साथ जाने का ऐलान कर दे, तो फिर क्या होगा समाजवादी पार्टी का। सिर्फ सोचने भर से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये अपने आप में ऐसी चीज है जो पूरी मतलब समाजवादी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स को 24 के लिए बिखेर करके रख देगा। दूसरी बात, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है एक विकल्प बनने का अपने, ठीक है उसके पास वोट शेयर आपको अभी नहीं दिखाई देंगे, उसकी सीटें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी पोजीशनिंग कर रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसने बेचैन कर रखा है। अखिलेश यादव बहुत आसानी से, बहुत कह सकते हैं कि प्यार से इस बात को मान लेते कि भाई चलो कांग्रेस साथ आ जाओ और हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते, लेकिन कांग्रेस इस बार इतना पर मानने को तैयार कतई नहीं है। वो सिर्फ 2024 के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। उसे लगता है कि जब तक वो हिंदी हार्टलैंड में खुद को मजबूत नहीं करेगी तब तक उसका सर्वाइवल नहीं है। और यही वो वजह है कि 2024 में, ठीक है मोदी हटाना उनकी मुहिम है, लेकिन उतनी ही बड़ी मुहिम उत्तर प्रदेश में उनको खुद को खड़ा करने को है। और जो खुद को खड़ा करने की जब बात सामने आती है तब फिर वो समाजवादी पार्टी से जो बात करते हैं वही अखिलेश यादव को अखर रहा है। जिस तरीके की उनकी पोजीशनिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, ऐसे लग रहा है मानो सारे वोट उनके पास आ चुके हैं और मुसलमानों का वोट बस इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस जिसके साथ जाए और उसके साथ सारा का सारा मुस्लिम वोट बैंक चला जाए। ये एक ऐसी पोजीशनिंग है जो कांग्रेस पार्टी को इस वक्त एक बार्गेनिंग पावर दे रही है और यही अखिलेश यादव को इस वक्त परेशान कर रहा है। मायावती का चुप होना, बिल्कुल अपनी कार्ड को टू कीप कार्ड टू हर चेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मायावती कुछ नहीं बोल रही हैं और वो सबसे बड़ा खेल कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जैसे ही 4 राज्यों के चुनाव होते हैं और मायावती का कोई स्टैंड आ जाता है या फिर कांग्रेस
अगर किसी तरीके से ये अभिषेक भाई 5 राज्यों के कहिए मिजोरम वालों को सीट को हाँ बचते सही सॉरी 5 राज्यों के जो चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को परेशान यही बातें कर रही है कि आखिर कोई जब ये इंडिया गठबंधन शेप नहीं ले रहा तो आखिर होगा क्या करेंगे, कौन सामने होगा, और उसमें जो वोट बैंक की जो स्थिति है वो सबसे अहम है। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो आप जितनी भी बढ़ी हुई देख रहे हैं, इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव 25 किलोमीटर की आज उनकी साइकिल यात्रा थी। मुझे तो याद नहीं है कि पिछले कई सालों से अखिलेश यादव ने इतनी लंबी साइकिल यात्रा की होगी, वो भी लखनऊ शहर में। तो निश्चित तौर पर ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अब अखिलेश यादव बीजेपी से तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं लड़ ही रहे हैं, लेकिन अभी उनकी असल लड़ाई अब बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं उनसे उनके वोट बैंक की ऐसी लड़ाई है जिस पर कि वो किसी सूरत में नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं से कोई सेंधमारी करे, बसपा उनके वोटों में घुस जाए, इस कहीं सपा और कहीं बसपा और कांग्रेस और दूसरे दलों का गठबंधन ना हो जाए। इसलिए वो अपने को इस लेवल पर मजबूत रखना चाहते हैं कि उनके बगैर कुछ ना हो। और हम लोग पहले से भी डिस्कस लगातार करते रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ की ड्राइविंग सीट चाहते हैं। जो भी गठबंधन हो वो अखिलेश यादव उस गठबंधन को तय करें, उस ड्राइविंग सीट पर वो बैठे, जो सीटों का बंटवारा हो उसमें वो तय करें। मायावती जब आएंगी तो ये नहीं होगा, ये आप जान लीजिए। जब मायावती आएंगी तो बेशक कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, कोई सीट उन ला पाए ना ला पाए, लेकिन फिर मायावती शी विल कॉल द शॉट्स कि कौन वो तय करेंगी कि सीट्स कौन कितनी सीटें वो लड़ेंगी, बाकी कितनी सीटें लड़ेंगे, वो ये तय करेंगी कि वो कौन कौन सी सीटें लड़ेंगी। लेकिन अखिलेश यादव के सामने समस्या है कि के सामने समस्या है कि सबसे ज्यादा दबाव भी उनके ऊपर आएगा। जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, बड़े जितने नेता हैं, सब अपना दबाव अखिलेश यादव पर बनाएंगे कि आप सबको एकोमोडेट करो, अगर आप लीड कर रहे हो तो आप ही के ऊपर सब कुछ होगा। तो ये तमाम चीजें आने वाली हैं और मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव अपने को इस स्तर तक मजबूत रखना चाहते हैं कि वो अगर अकेले लड़ने की भी नौबत आ जाए तो वो खुलकर लड़ाई कर सकें। ये वो चाहते हैं कि उनकी मजबूती में कहीं कोई कमी ना हो। और इसी वजह से आप देखें, चाहे जमीन पर हो या फिर उनके बयानों के आधार पर हो, और सबसे बड़ा जो खतरा उनके सामने है वो ये कांग्रेस के लिए, वो ये कि मुसलमान वोट उनका इंटैक्ट रहे। अगर वो बचा रहेगा तो अखिलेश यादव फिर मजबूत रहेंगे, और अगर वो टूटा ढहा तो सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को। बिल्कुल। मायावती की चर्चा चूंकि बहुत ज्यादा। प्रोफेसर पंकज, मैं आपसे भी ये समझना चाहता हूं, क्या वाकई ही मायावती की जो ये चुप्पी है बहुत स्ट्रेटेजिक है? हालांकि अब वो विधानसभा चुनावों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो 9-10 रैलियां करने जा रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन क्या वाकई विधानसभा चुनावों में मायावती किसी ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही हैं जो उन्हें इंडिया गठबंधन में सौदेबाजी की एक ताकत दे सके? क्या मायावती की चुप्पी इसकी बार बार हम बात करते हैं वो बहुत प्रासंगिक है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के रूपरेखा को लेकर? आप कैसे देखते हैं? मायावती जी जो है अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ेंगी। मायावती जी कोई इतना बड़ा उलटफेर नहीं करने जा रहे। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया तो दलित वोटरों में जो एक आक्रोश था स्टेट गेस्ट हाउस कांड लेके, और या एंटी दलित जो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता था, आक्षेप लगता था, उसको लेके, तो उसमें काफी नरमी देखी गई। और जब ये समझौता उन्होंने एक तरफा तोड़ा तो तमाम दलित वोटर्स में ये प्रश्न उठा कि बहन जी ने क्यों समझौता तोड़ दिया, ये अच्छा खासा चल रहा था। तो और इसीलिए अगर 2022 वाले विधानसभा चुनाव में देखी तो दलितों का ठीक ठाक वोट जो है पूर्वांचल में विशेषकर सपा को मिला। और सपा को जो वोट बैंक था, सपा को जो वोट मिला है 2022 में, वो कहीं ना कहीं उसने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी भाजपा को। ये ठीक है सीटों की संख्या उनकी उतनी नहीं पहुंची, लेकिन जहां तक वोट परसेंटेज और जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ वोटर्स को समेटने की बात थी उसमें उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी भाजपा को। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो ये साइकिल यात्रा जो निकाली जा रही है, साइकिल के माध्यम से जो अखिलेश जी चल रहे हैं, तो साइकिल जो है सबसे अच्छा वाहन है संपर्क का जनता से। ये जान लो कि वो रथ यात्रा पे आप निकलते हैं या हवाई यात्रा पे निकलते हैं। अगर आपको याद हो तो कांशी राम जी ने भी बसपा खड़ा किया था तो सिर्फ साइकिल यात्रा के माध्यम से बसपा पार्टी को रूप में स्थापित की थी, और गांव गांव गली गली वो साइकिल चलाकर घूमे थे। यहाँ पर
पार्टी तो खड़ी है, अब पार्टी को धार देने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सही कहा कुमार अभिषेक जी ने कि अखिलेश जी के सामने सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि मैं भी जब पहले बात होती थी तो कई बार निजी बातचीत में भी समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से कांग्रेस से अल्पसंख्यकों को दूर किया है, कांग्रेस से मुसलमानों को दूर किया है। तो कांग्रेस से समझौता जो किया था अखिलेश जी ने 17 में, उसकी वो पुराने लोग आलोचना भी कर रहे थे कि बिला वजह उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, क्योंकि एक बार फिर अगर कांग्रेस की तरफ मुसलमान झुक गया तो फिर दिक्कत होगी उनको रोकने में। तो ये तो संकट है ही है अपने हम उनके सामने, और ये संकट बहुत बड़ा है। और इसीलिए अखिलेश जी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और दूसरे 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने को स्थापित करने के लिए ये सारा प्रयास कर रहे हैं। जी यूसुफ भाई, आप क्या समझते हैं मायावती को लेकर? बात करते हैं कि मायावती जो है वो दिसंबर के बाद अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, अपनी रणनीति साफ करेंगी, भले ही वो कुछ भी बयान देती हो कि मैं अकेले ही चुनाव में जाऊंगी लोकसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कि मायावती इस पूरे खेल में कहां खड़ी हुई हैं और क्या रणनीति है उनकी, कितनी महत्वपूर्ण है वो? महत्वपूर्ण तो बहुत है उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके, लेकिन वो क्या करेंगी इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और मुझे 20 साल पुरानी घटना याद आ रही है। अभी 15 जनवरी की बात की अभिषेक भाई ने। 15 जनवरी मायावती जी का जन्मदिन पड़ता है, तो उस जन्मदिन पर सोनिया गांधी 20 साल पहले 2004 में मायावती को बधाई देने पहुंच गए थे जन्मदिन की। उस वक्त सोनिया गांधी ने नई नई मुहिम शुरू की थी गठबंधन राजनीति को जोड़ने के लिए, और वो खबर शाम को मैंने ब्रेक की थी। उसके बाद 3 दिन बाद सोनिया गांधी अचानक पहुंची शाम को बगैर किसी को भड़क दिए, और मायावती के साथ करीब 2.5 घंटे की उनकी मुलाकात हुई। ये माना जाता था कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात मायावती से करने वो सोनिया गांधी गई हैं, लेकिन वो गठबंधन तब हो नहीं पाया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से कोशिश हुई थी बीएसपी के साथ गठबंधन को लेकर के। उस वक्त कांग्रेस भी असल में मायावती और मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी बीएसपी में से किसको चुना जाए, इसको लेकर कांग्रेस का कंफ्यूजन भी बहुत पुराना है। 2004-3 में कांग्रेस ने समर्थन देकर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई थी, तो कायदे में होना ये चाहिए था कि साहब 2004 का चुनाव मुलायम सिंह के साथ मिलकर लड़ा जाता लोकसभा का चुनाव। कांग्रेस ने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन नहीं किया था। 2007 में विधानसभा के चुनाव में गठबंधन हो सकता था दोनों के बीच, लेकिन कांग्रेस ने तब भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से नहीं किया था। इसके विपरीत बीएसपी के साथ गठबंधन की चर्चा हुई थी उस जमाने में भी। तो ये कांग्रेस का भी कंफ्यूजन रहा है। बहरहाल मायावती अभी तक का तो उनका स्टैंड है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अकेले चुनाव लड़ने में उनके अपने दूसरे तरह के फायदे होते हैं, उस पर मैं ज्यादा भी खुल के टिप्पणी नहीं करूंगा, वो एक अलग वजह है। लेकिन राजनीति को के बारे में कहा जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का हमेशा उसमें नई संभावनाएं बनी रहती है। आज जो है समीकरण राजनीति में, हो सकता है कल तक ना हो, रात रात में बदल जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक दिन पहले तक बच रही थी 1 वोट से, और एक दिन बाद वो 1 वोट से गिर गई थी, उसके भी हम गवा रहे हैं। तो क्या क्या खेल होते हैं। बहरहाल मायावती और सोनिया गांधी के बीच जो वो तलखी और वो एक अलग अध्याय, उसमें किसी दिन डिबेट आप करेंगे तो बहुत सारी बातें उसके अंदर खुलेंगी। या कि मायावती पहले अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वोट डालने की बात कर चुकी थी, तटस्थ रहने की बात कर चुकी थी, और अगले दिन उन्होंने उनके खिलाफ वोट डाल कर बता लिया वो क्या हुआ था, कैसे सोनिया गांधी ने फोन पे मायावती की बातचीत हुई, क्यों रातों रात काशीराम को पटना से बुलाया गया था अर्जुन सिंह के कहने पर। तो एक इतिहास है। तो सवाल यह है कि जब मायावती अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने में कांग्रेस की मदद कर सकती हैं, मोदी सरकार को हटाने में वो कांग्रेस की मदद क्यों नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस मदद चाह नहीं रही है, या जैसे मायावती चाहती कांग्रेस वैसा नहीं कर रही है? तो ये तमाम अनसुलझे सवाल हैं, इनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। एक बात जो अभिषेक ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि साहब अखिलेश यादव की सारी चिंता ये है कि मुस्लिम वोट उनके पास से ना खिसक जाए। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव की सारी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि आखिर उनका यादव वोट बैंक क्यों बीजेपी के पीछे भाग गया, उसे वो कैसे बीजेपी से वापस ला सकते हैं। मुसलमान कहां जा रहा है? मुसलमान तो उनके साथ है। जब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो मुसलमान फिर उनको वोट देगा। तो उन्हें अपना घर संभालना चाहिए पहले। उनका तो सारा मतलब सेकुलरिज्म का सारा ठेका मुसलमानों के सर में फूटेगा कि बीजेपी से डरा के ये समाजवादी भी मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, कांग्रेस भी बीजेपी से डरा के वोट लेना चाहती है। अपना घर कोई नहीं देखता है। मायावती को सोचना चाहिए कि उनका दलित वोटर क्यों बीजेपी में भाग गया, वहां से वो कैसे वापस ला सकती है। क्यों मायावती ये कहती है कि साहब हम विधान 2006 में कि हम नगर निकाय के चुनाव इसलिए नहीं लड़ते हैं कि वहां कट्टरपंथी मुसलमान जीत जाते हैं, तो जब मुसलमान आपको वोट देता है तब वो कट्टरपंथी नहीं होता है और वो उनका वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो जाता है।
क्यों अमित शाह को कहना पड़ा विधानसभा चुनाव में कि साहब मायावती भी एक बहुत बड़ा स्टेक है मायावती का विधानसभा चुनाव में, और मायावती को भी लोग वोट दे रहे हैं, और जबकि मायावती ने विधानसभा चुनाव में कितनी मेहनत की थी ये सब जानते हैं। तो ये जो पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है, वहां से कंट्रोल चीजें हो रही हैं, तो उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल के अपनी प्रायोरिटी है, अपनी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना उनका एक रोड मैप है, अपनी उनकी स्ट्रेटेजी है, अपना गोल है, तो उसके हिसाब से सब दावा कर रहे हैं। जिस दिन ये तय हो जाएगा कि भाई जो विपक्षी दल है उनका एकमात्र मकसद ये है कि भाई किसी तरह बीजेपी को हराया जाए, तो फिर छोटे मोटी जो गलतियां हैं, जो कंफ्यूजन है, जो वो चीजें फिर खत्म हो जाएंगी। फिर वो एकता नजर आएगी संतरे की तरह, जो संतरा छिलके के बाद तो बिल्कुल एक दिखता है, अंदर उसका जरूर अलग अलग भागे होती है, उसी तरह इंडिया का स्वरूप नजर आएगा। मैं एक चीज इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा आपकी बात को आगे बढ़। आज मैंने देखा उमर अब्दुल्ला साहब का बयान, ठीक है ना, इंडिया गठबंधन को लेकर ही उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है और कहा कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है और काफी भ्रम की स्थिति हमारे बीच है, जिसको हम लोग इन राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद शायद दूर कर लेंगे। मेरा एक चीज मानना है कि सिर्फ मुसलमान को लेके या मुसलमानों के वोट को लेके 2024 के चुनाव के हार जीत की परिणति नहीं हो सकती। मुस्लिम वोटर जो है एक सेगमेंट है, जब आप 80 बनाम 20 कर देते हैं, ठीक है, तो 20% में आप उसको देखेंगे ना। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, भाई सारी मुसलमान को आप क्यों ब्लेम करते हो कि भाजपा को जिता रहा है वो, या उसकी वजह से भाजपा जीत रही है। मुसलमान तो एक ऐसा सेगमेंट है जो हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करके, आज से नहीं, जब जनसंघ थी तब, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब, और तब से लेके आज तक मुसलमान हमेशा कभी भी उसका न नेचुरल वोटर रहा, न कोर वोटर रहा, न अलाइड वोटर रहा, और न डिस्टेंट वोटर रहा। अब थोड़ा बहुत कहीं कहीं वो लोग पसमानदा का नाम लेके कुछ वोट बैंक ले जाएं, कुछ शिया मुसलमानों को तोड़ के अपने तरफ ले जाएं, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। बेसिक बात यह कि हर दल का वोट बैंक किसका है ये जान लीजिए। एक भाजपा जो पहले ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी, आज वो ओबीसी का प्रमुख स्तंभ बन के उभरी है। इस बात को आप नकार नहीं सकते कि यादव माइनस ओबीसी पूरी तरह से भाजपा के साथ है, कमोबेश फ्रॉम 50 to 80%। फिर दूसरा, जो एससी जो लाभार्थियों की संख्या बताई गई है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है भाजपा से, सॉरी एनडीए सरकार से। तो 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन मिल रहा है, जो कोरोना काल के लिए था, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 के चुनाव तक चलेगा। तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है। ये सब लेटेंट इफेक्ट हैं, जिसको हम लोग इलेक्शन के साइड इफेक्ट कहते हैं। तो ये सब वोटर्स की पॉलिटिक्स के साइड इफेक्ट हैं, जिनका आकलन आप नंगी आंख से नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ा सा तह में जाकर देखना होगा कि सामाजिक जो बनावट है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हर जातियों में जागरूकता आई है। वो भूल जाइए आप कि कोई एक पिछड़ा खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे सारे पिछड़े चले जाएंगे। तो इसको लेके, और अभी जो वजूद बचाने की लड़ाई कांग्रेस की भी, ऐसा नहीं है, ये कहना बड़ा आसान है कि कांग्रेस जो अपर हैंड है, नहीं, वजूद बचाने की लड़ाई कांग्रेस की भी है। अगर 2024 का चुनाव आज एनडीए फिर से जीत कर आ जाती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए वाकई ये अंतिम काल समझिए, या पूरे विपक्ष के लिए। मेरा बिल्कुल वाले दिनों में हमें इस राजनीति के काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जो आज 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ अपनी साइकिल बढ़ाई है, उसमें उन्हें विरोधाभासों के स्पीड ब्रेकर झेलने पड़ेंगे, या फिर वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आसानी से 2024 के नतीजों तक पहुंच जाएंगे। ये आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। हमने दोस्तों आपसे YouTube पर एक सवाल पूछा था कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से लेकर पीडीए तक और अल्पसंख्यकों से लेकर अगड़े और आदिवासियों तक, उसे आप क्या रेटिंग देते हैं? हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, 0 से 5, 5 से 8, 8 से 10, या जिसे आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक, अच्छा, या फिर बहुत बढ़िया। तो YouTube पर हमारा कार्यक्रम देखने वाले 63% लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति बना रहे हैं अखिलेश यादव। 27% का कहना है कि ये या तो खराब है या फिर ठीक ठाक है, और 10% जो हैं वो बीच में खड़े हुए हैं कि ये काम कर भी सकती है और ये रणनीति काम नहीं भी कर सकती है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रोफेसर पंकज, यूसुफ अंसारी, कुमार अभिषेक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार। थैंक यू।